हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीव विज्ञान की। जैसा कि आपको पता है, हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये घटना चक्र की बुक है जिसमें 1992 से लेकर 2022 तक के जो भी क्वेश्चन हैं वो दे रखे हैं। तो 1992 से लेकर 2022 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं जीव विज्ञान के, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? सबको पता है डार्विन की ये पुस्तक है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद, जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया है? तो डार्विन ने दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशय के अंतःस्रावी होता है। यह हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है। ठीक है, तो ग्लूकोज को बेसिकली कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के रूप में इसको आंसर दे रखा है। इसमें कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल या सल्फाडायाजीन क्या है? उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक है। ठीक है, पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन ये क्या है? एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, तो पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, कहीं नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल, मक्का। तो चावल बेसिकली आपका कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपयुक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। 100 ग्राम पके हुए चने चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। नेक्स्ट है। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन मतलब कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीट संवर्धन कीटों जैसे केंचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केंचुआ कृषकों का मित्र या भूमि की आंत कहा जाता है। केंचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स आपका आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों या तरंगों में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीकी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा। इनका कहना है कि सेब जो है एक सच्चा फल नहीं है। क्यों? जब फल के निर्माण में अंडाशय, ओवरी के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो ऐसे फलों को असत्य फल मतलब फॉल्स फ्रूट्स कहते हैं। उदाहरण सेब हो गया, एप्पल हो गया, काजू हो गया, कैसियूज नट हो गए, नाशपाती पियर है। तो ये क्या है? ये असत्य फल है, लेकिन हम तो खाते हैं सब कुछ ही। ठीक है, तो उसमें कहने का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो ये है कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हो तो उनको असत्य फल या फॉल्स फ्रूट्स बोला जाता है। नेक्स्ट है। लौंग एक पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? लौंग को किस भाग से प्राप्त करते हैं? लौंग हमारा शुष्क पुष्प कली, ठीक है, इससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये फूल की कली है, ड्राइड फूल की कली है। ठीक है, ये हमारा पुष्प कलिका है और इसमें बहुत ज्यादा नहीं समझना कुछ। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि
इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। ठीक है, नोड एवं इंटर नोड का उपस्थित होना तने का विशेष लक्षण है। चूंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः कहा जा सकता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं। ठीक है, नोड्स और एंटी नोड्स पाए जाते हैं हमारे अदरक में, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, तना बोलते हैं, जड़ नहीं बोलते हैं। पादप कली है। पादप कली क्या है? एक भ्रूणी टहनी है। ठीक है, वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारूप मतलब एम्ब्रियोटिक सूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ते के कक्ष एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, उनको क्या बोला जाता है? इनको हैलोफाइट बोला जाता है। लवण मृदोभिद या हैलोफाइट्स उन पादपों को कहते हैं जो उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। नेक्स्ट है ईईजी इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए यूज किया जाता है? ईईजी से क्या करते हैं? हमारा ब्रेन मस्तिष्क, इसका ईईजी मस्तिष्क की विद्युत गतिविधियों को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता किस सॉरी मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? ये इंफ्रारेड विकिरण है। इंफ्रारेड विकिरण, इंफ्रारेड रेडिएशन आईआर या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित किया जाता है। नेक्स्ट है 2020 में क्वेश्चन आया था आपका, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? उत्परिवर्तन। ठीक है, वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टता वंशवाद होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, अलैंगिक जनन, ये लैंगिक जनन पर बेस्ड है। मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन जो होता है उस पर आधारित है। डीएनए की खोज किसने करी है? डीएनए की खोज देखिए इसमें सीधा उस सोल्यूशन पे आते हैं। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन, डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक और एम एच एफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्स-रे विश्लेषण के द्वारा वर्ष 1953 में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिस्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लियन कहा था। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पे हमें नाम पता चल गया है फ्रेडरिक मिस्चर। ये कौन थे? एक स्विस रसायन शास्त्री थे। इन्होंने डीएनए की सबसे पहले खोज करी थी और लेकिन इन्होंने इसको डीएनए नहीं बोला, इन्होंने इसको न्यूक्लियन बोला था। ठीक है, तो बस ये इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? इसमें डीएनए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए उत्तरदायी होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो सकती है जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में होता है कितना परसेंट पानी होता है? लगभग 70 के आसपास परसेंट पानी होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावित होता है विटामिन डी बोला जाता है। विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का या ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर श्रावण रोधी पदार्थ एंटी हीमोगैरिक कहते हैं।
इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है विटामिन डी, सॉरी विटामिन के, ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है, प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक मतलब एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावी पदार्थ एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, फिर वही बात यहाँ पे लिख दी है क्योंकि हृदय ज्यादा बह जाएगा इसलिए। निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोलेस्फेरॉल कहते हैं? विटामिन D2 को, ठीक है, विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि विटामिन D3 को कोलीकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर? यकृत। यकृत में हमारा विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाता है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। इसका प्रमुख स्रोत है दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं? ठीक, रेटिनॉल, जीरोथैल्मिया, टोकोफेरॉल, बेरी बेरी बिल्कुल गलत है। टोकोफेरॉल विटामिन ई होता है, ठीक है, तो बांझता वगैरह वो सब होता है उससे। रेटिनॉल बाकी सब सही है। साइनोकोबालामीन रक्ताल्पता, साइनोकोबालामीन बेसिकली विटामिन के होता है। आर्गो कैल्सिफेरॉल रिकेट्स अभी हमने देखा, D2 को बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोथैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबालामीन विटामिन B12 की कमी से रक्ताल्पता होता है, ठीक है, साइनोकोबालामीन B12 होता है, उससे रक्त अल्पता होती है। विटामिन डी कोलोकैल्सिफेरॉल D3 तथा आर्गोकैल्सिफेरॉल D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स का नामक रोग उत्पन्न होता है। बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमिन की कमी से होता है, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए साइंटिफिक नेम सबके याद करने पड़ेंगे। जितने भी विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम, उनके सोर्सेस, उनसे डिजीजेस, ये टेबल आपकी लोसेट पे बनी हुई है, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, इससे क्वेश्चन हर साल आता है। अभी देख लो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन और भी आएंगे आगे। निम्नलिखित में से किस युग में सही सम्मिलित नहीं? ठीक है, विटामिन B1 संतरे से मिलता है। विटामिन डी कॉड यकृत तेल से मिलता है। विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल से मिलता है। विटामिन के अल्फा अल्फा से मिलता है। इसमें क्या आंसर है इसका? सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल हमारा विटामिन डी के समृद्ध सोर्स है, ठीक है। गेहूं अंकुर तेल, ग्राम व्हीट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। यद्यपि संतरा विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विटामिन ई सही है, क्योंकि एक से ज्यादा सही है इसमें। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वो B12 है, ठीक है, नाम ही उसका कोबाल्ट है, साइनोकोबालामीन है, ठीक है, साइनोकोबालामीन है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन का एक प्रमुख घटक है। विटामिन B12 वृद्धि ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम की कारकी फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि हैं। आंत के जीवाणु, बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। नेक्स्ट है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? कितना ब्लड होता है? 5 से 6 लीटर ही ब्लड होता है एक पूरे आदमी में, ठीक है। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक में भी संगत होना चाहिए, ठीक है। रक्त आधान मतलब जिसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ हमारा आरएच फैक्टर भी देखा जाता है।
आरक कारक का भी संगत होना आवश्यक है। आरक कारक की खोज लैंस्टीन और वीनर ने रीसस बंदर में करी थी, उसी के नाम पे आरएस फैक्टर बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? ये हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। ये हमारा स्पिग्मोमैनोमीटर होता है जो हमारा ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80 होता है। धमनियों में रक्त दबाव की दो अवस्थाएं होती हैं। पहले को प्रकुंचन दाब, जिसको सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे को प्रसारण दाब, डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सामान्य तौर पर प्रकुंचन दाब 120, मतलब आपका सिस्टोलिक 120, और मिली एचजी यूनिट भी याद होनी चाहिए। बहुत एक बार क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि ब्लड प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो ये 120 मिली एचजी, और दूसरा आपका डायस्टोलिक के लिए 80 मिली एचजी होता है। रक्तचाप को डॉक्टर स्पिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापता है। नेक्स्ट है 32। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है लगभग 1200 सीसी। ठीक, हमारी जो किडनी है लगभग वो 1200 सीसी आपका पर मिनट उससे फ्लो हो रहा है। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर से विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वृक्क प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्ध करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। इंसुलिन है, इंसुलिन क्या? एक प्रोटीन है। ठीक है, इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्रावी भाग लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है। इसकी रचना पेप्टिबल अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये जो हमारा इंसुलिन होता है ये बॉडी में ग्लूकोज को ही मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्मोन है? आरएनए इन्वर्टेज इंसुलिन, इंसुलिन एक हार्मोन है। आगे बढ़ो, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन, इंड्रोजन, या फिर इंसुलिन या ऑक्सीटोसिन? तो आपका एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की ठीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौनारंभ से लेकर रजोवृत्ति की आयु लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हमारा फीमेल हार्मोन होता है। उसी तरह एस्ट्रोजन ईस्ट्रेडियाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षणों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जिसमें लड़कियों में स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास शामिल है, के विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्रावण होने में भूमिका निभाता है? तो अभी हमने देखा ऑक्सीटोसिन जो होता है, उससे ऑक्सीटोसिन के दो लक्ष्य ऊतक टारगेट टिश्यूज होते हैं, स्त्रियों के गर्भाशय तथा इनके स्तन। शिशु जन्म होने के बाद यह हार्मोन गर्भाशय को समान अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्धपान लैक्टेशन के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्क्षेपण को बढ़ाने का काम करते हैं। दुग्ध पालन अपनी गाय भैंसों से अधिक दुग्ध प्राप्त करने के लिए कृत्रिम ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिसे पीटोसिन कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीटोसिन वाला इंजेक्शन लगा के जो निकाला जाता है दूध, वैसे कहा जाता है यदि उबाल दोगे तो इफेक्ट कम हो जाता है, लेकिन ये सब भी होता रहता है मार्केट में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? किस हार्मोन में आयोडीन है? आपकी थायरॉक्सिन में जो है उसमें आयोडीन पाई जाती है। थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायरॉक्सिन का स्रावण थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन TSH, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या थायरोट्रिपिन है, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायराइड कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, ये तो सबको बहुत अच्छे से पता है। पीयूष ग्रंथि जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, कहाँ स्थित होती है? हमारे ब्रेन में स्थित होती है, मस्तिष्क में इसकी लोकेशन। ठीक है, पीयूष पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी सी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में।
क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग में जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल पर्णहरित पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद क्या है? ये O2 है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा मृदा में शोषित जल H2O द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। यह ऑक्सीजन को अप्रधान रचना या ये कह लीजिए ऑक्सीजन इसका बाई प्रोडक्ट है के रूप में बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण क्रिया को निम्नलिखित अभिक्रिया के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। 6CO2 12H2O प्रकाश सनलाइट और पर्णहरित की प्रेजेंस में आपका C6H12O6 और फिर 6H2O प्लस 6O2 ये डेवलप होता है। वो अपना भोजन बना रहे हैं, हमको ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना, हमको पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है, वो हमको दे नहीं रहा है, वो अपना अपना खाना बना रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमको समझनी चाहिए कि जो ऑक्सीजन होती है जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में एक बाई प्रोडक्ट, मेन टारगेट नहीं उनका। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। क्लोरोप्लास्ट एक पादप कोशिकांग है जिसमें पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन जटिल रासायनिक यौगिक पाया जाता है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। नेक्स्ट है कोशिका का शक्ति स्रोत होता है। कोशिका व्यक्ति माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है। आगे क्या जाना है? ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर हो जाएगा, है ना। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, भ्रूण किस में मिलता है? बीज में मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो इसमें आंसर नहीं दे रखा है इन्होंने, देखिए क्या है। क्लोरोरेम्पिकॉन एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका प्रयोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन के उपयोग में किया जाता है। ठीक है, नाम क्या है? क्लोरोरेम्पिकॉन। ये हमारी प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है जिसका उपयोग जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब किया जाता है। ठीक है, सल्फागुआइडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक है जो जीवाणुरोधी एजेंट है, मतलब एंटीबैक्टीरियल एजेंट है के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार इस प्रकार के एक से अधिक विकल्प सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफॉइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है किसके? ये जलजन्य रोग हैं। टाइफॉइड हमारा गंदे पानी, कॉलरा गंदे पानी से होता है। टाइफॉइड तथा कॉलरा जल जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफॉइड रोग का कारण सोलमेना टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु होते हैं। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जाता है। ठीक है, यदि आपका पानी बहुत गंदा है, कोई बात नहीं, उबाल ही दो उसको, तो ये सब जो भी बैक्टीरिया वायरस है वो खत्म हो जाते हैं। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हमारा यकृत से प्रभावित होता है। यकृत लीवर का प्रमुख पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि खाद्य विषाक्त मतलब अफ्लैक्सटोक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अफ्लैक्टोक्सिन नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस या पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? तो लिम्फोसाइट स्प्लीन कहाँ होता है? स्प्लीन ही होता है। मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा, बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। ठीक है, स्प्लीन और बोन मैरो दोनों में होता है। लिम्फोसाइट्स एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं WBC होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। तो इसका एक से अधिक आंसर है ना, आपका तिल्ली, स्प्लीन और आपका बोन मैरो, अस्थि मज्जा दोनों में ही आपका लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ओंकोजीन संबंधित है। ओंको ये कैंसर से रिलेटेड है। ओंकोजीन एक असमान जीन है जो कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी। वर्ष 1970 में खोज किया गया यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे रॉस
सरकोमा वायरस नाम दिया गया था। SRC ठीक के नाम से इसकी पहली पहचान की गई थी। ठीक है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है? तो रेडियो फास्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। ठीक है, तो आपका फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 ये दोनों ही प्रयोग होते हैं, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। ये उपरोक्त में एक से अधिक आंसर सही है। नेक्स्ट है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न करता है या उपचार भी करता है? तंबाकू, अल्कोहल, आयनिक विकिरण से आपको कैंसर हो भी सकता है और उसका इलाज भी हो सकता है। ये क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो जाएगा। आयनीय विकिरण ही वह कारण है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, जबकि लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसमें आंसर नहीं दे रखा है। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। यह सहज प्रकरणों को नियंत्रित करता है। अतः सहज प्रणाली के विकास को प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, शरीर का सॉरी यहाँ दे तो रखा है ऑप्शन प्रणाली की स्वकोषी क्रिया, ये सही दे रखा है। ये आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा है? इसका आंसर सी हो जाएगा। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है कौन? हाइपोथैलेमस। जो हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है वो शरीर का टेम्परेचर इसको मेंटेन करता है। मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रक्रिया का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, हाइपोथैलेमस। लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, या फिर उपयुक्त सभी। तो इन सभी तरीकों से आपका जो जीन है उसमें चेंजेज आ सकते हैं। जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव एवं जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण होता है। नेक्स्ट है, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो आर्थर कोर्नबर्ग ने सर्वप्रथम डीएनए को अंतः पात्र में बनाया था। नेक्स्ट है, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अरविंद कार्लसन है, इनको पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और इसमें कुछ जानना नहीं है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद करना पड़ेगा। कौन सा दिन डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 नवंबर को डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है कौन है? तो माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है? तो विषाणु की कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विष अणु। ये अकोशिकी अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लियस अम्ल या न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं के बाहर ना तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनकी द्विगुणन हो सकता है। नेक्स्ट है, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्य करता है? तो ये आपके HIV एड्स के लिए है। ठीक है, भारत में HIV एड्स की रोकथाम हेतु बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्रायोजित पहल आवाहन की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में।
डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट इनका नाम, बहुत बार यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध सर्जन थे जिन्होंने सर्वप्रथम मानव हृदय का पहला सफलतापूर्वक प्रतिस्थापन ट्रांसप्लांटेशन किया था। जीवाणु की खोज किसने करी थी? ल्यू वेन हुक ने करी थी। एंटोनी वैन ल्यू वैन हुक, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने 1676 में अपनी ही अपने ही बनाए एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से जीवाणुओं की पहचान की थी। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो कौन है? अब बैक्टीरिया वगैरह छोड़ दो उस पर, तो यदि बायोडिग्रेडेबल है तो आपको उससे अच्छा कुछ यूज हो सकता है उसका। बायोडिग्रेडेबल अवशिष्ट को सामान्यतः जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट है कणीय तत्व क्या होता है? ये वायु प्रदूषक होते हैं। कणीय तत्व मतलब पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषण भी कहा जाता है, जो वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कणों व तरल के सूक्ष्म बूंदों का एक जटिल मिश्रण होता है। यह वायु की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक प्रमुख कारक होता है। नेक्स्ट है संवहनी वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जाइलम टिश्यू से जाता है। जड़ों द्वारा अवशोषित किया गया जल और खनिज पोषक तत्व पूरे शरीर में जाइलम नामक संवाहक ऊतक के द्वारा लेके जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा कितना होता है? 37 डिग्री हम बोल देते हैं, लगभग 36.9 डिग्री होता है। ठीक है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में इसका मान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप कौन सा होता है? सर्वदाता डोनर, ठीक है, यूनिवर्सल डोनर आपका ग्रुप ओ को बोला जाता है ना। ओ वर्गधारी व्यक्ति सभी वर्गों को रक्तदान कर सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहते हैं। यह ध्यान देने योग्य बात है कि एबी वर्ग वाले व्यक्ति को किसी भी वर्ग का रुधिर दिया जा सकता है, परंतु इसका रुधिर किसी दूसरे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। अतः एबी वर्ग व्यक्ति को सर्वग्राही बोला जाता है। ठीक है, सार्वभौमिक स्वीकार रक्त समूह है। एबी, वही अभी ऊपर बात चल रही थी, एबी रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, जबकि ओ माइनस सार्वभौमिक दाता रक्त ग्रुप है, सबको यूनिवर्सल डोनर है ओ माइनस। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो ये ऑस्टियोलॉजी, जहां भी ऑस्टियो वर्ड आ जाता है वो हड्डी से है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। ओरोलॉजी, ओरोलॉजी क्या होता है? इसमें पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी मतलब रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन सेरोलॉजी कहलाता है। और जियोलॉजी, जियोलॉजी के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसे और उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो इसमें 31 जोड़ी कशेरुक रज्जु में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितनी दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत ऐसे होते हैं हमारे 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं और 12 दांत केवल एक बार पैदा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो लगभग 28 अस्थियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है, कपाल में 8 हड्डी होती है, मुख में 14 हड्डी होती है, कंठिका में 1 हड्डी होती है, कान में 6 हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है, सरंध्री होती है, ठोस होती है, बिल्कुल ठोस होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। नेक्स्ट है 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? लगभग देखिए 206 होती है। 20 वर्ष के मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो मुख्यतः दो भागों में बटी होती है, अच्छी कंकाल और उपांगी कंकाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 206 होना चाहिए। अब यदि कुछ नहीं है तो आप बी मान सकते हो इसका आंसर। वैसे देखा जाए तो 206 ही इसका आंसर है, बी भी मत मानो, 206 ही है इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? ठीक है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ऑरिकुलर मसल ऑफ पिन्ना, इंसिजर्स और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स ये सब तो देखो अवशेषी अंग कौन सा होता है?
जिसका यूज नहीं है वो धीरे धीरे वो विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन इंसीजर तो भाई दांत है हमारे, वो बिना दांत के कृंतक के हम काटेंगे इसे, तो वो अवशेषी अंग नहीं हो जाएगा। इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा होता है? एंजाइम होता है। एंजाइम से एक तरीके से हमारी कैटलिस्ट का काम करता है। एंजाइम एक जैविक उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रियाओं की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति से होती हैं। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम मतलब फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों प्रकार का होता है, इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जरूरी है। विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी हमारा खट्टे रसदार फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दूध किसका घटिया स्रोत है? कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट। तो विटामिन सी हमको दूध में नहीं मिलता है, ठीक है, उतना अच्छा स्रोत नहीं है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है अस्कॉर्बिक एसिड। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। इलुनिन, सॉरी इंसुलिन नहीं है, इलुनिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। इलुनिन एक पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया की जड़ से पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो हमारा सेल होती है ना, 80% केवल जल। जल की मात्रा कोशिका सेल में सर्वाधिक होती है, इसकी मात्रा लगभग 80% तक होती है। नेक्स्ट है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल एवं जीवाणु थे। ये आधुनिक खोजों से स्पष्ट हो चुका है कि प्रोटोजोआ के उद्भव का आरंभ 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका था। साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल का उद्भव 2.3 अरब वर्ष पूर्व हो गया था। तो इसके जितने भी आंसर है सब गलत हैं। जो थ्योरी है इसमें, इसको आप याद कर लीजिए। फिर है, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? ये अंडवाहिनी में होती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है। मैथुन क्रिया द्वारा नर युग्मक शुक्राणु स्त्री जननांग में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु अत्यधिक सक्रिय तथा चलायमान होते हैं। करोड़ों शुक्राणु योनि में प्रविष्ट होकर गर्भाशय ग्रीवा में गर्भाशय की ओर बढ़ते हैं। अंततः सिर्फ एक शुक्राणु वाहिनी अंडवाहिनी नली में शुक्राणु का निषेचन करता है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन सा है? क्रो-मैग्नन मनुष्य, ठीक है। विकास का प्रमुख कारण क्या है? विकास का प्रमुख कारण है आपका प्राकृतिक वर्ण, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। आज विकास के सर्वाधिक मान सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्यन क्रियाओं एवं प्राकृतिक चयन के आधार पर स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? म्यूजिलियम बोलते हैं, है ना, म्यूटिलिज्म कहते हैं। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे म्यूटिलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदलने में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में होती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु में होता है। मेरु रज्जु एक बेलनाकार संरचना है। यह मेडुला ऑब्लोंगेटा से प्रारंभ होकर कशेरुकी दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होता है। यह भी मस्तिष्क का आवरण द्वारा ढका होता है। कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलती हैं। विकास का कारण है, विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन, ठीक है। विकास के सर्वाधिक मान सिद्धांत को विकास का संश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसमें जाति के अभ्युदय को आनुवंशिक विविधताओं की अन्योन्यन क्रियाओं और प्राकृतिक चयन के आधार पर समझा जा सकता है, अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन ही विकास का कारण है। नेक्स्ट है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस को यूज किया जाता है? तो बी एसिटिलीन और एथिलीन दोनों ही यूज किया जाता है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा गलत है।
माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है बीज से, तना काट से। तो देखिए बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं, आप बीज डाल दो निकल आता है, किसी में तना भी लगा दो। अब जैसे गुलाब का फूल आपने लगाया होगा घर में, तना काट के लगा दो, ग्रो हो जाता है। तो दोनों तरीकों से माँ पौधे की भांति पौधा मिल सकता है हमको, ठीक है। माँ पौधे की भांति पौधा बीज और तना दोनों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है परासरण, ठीक है। पानी मिट्टी से जड़ों में परासरण मतलब ऑस्मोसिस की प्रक्रिया के द्वारा पहुंचता है। ये 2022 का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्यों? वे श्वास नहीं ले पाती हैं। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। नेक्स्ट है, जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को कहते हैं, क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, हैबिटाट बोलते हैं। किसी प्रजाति विशेष के पौधों या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह, एक्चुअल लोकेशन, आवास, जिसको हैबिटाट बोलते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? गंध से। गंध से क्या, जैसे कहीं मैंने नर्तन भी सुना था, नाचते हुए एक दूसरे को जानते हैं। लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती हैं। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती हैं, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये चीज समझ में आ गई कि जैसे मधुमक्खी एक के पीछे एक कैसे फॉलो कर रही है, तो वो नाच नाच के बताती हैं, लेकिन एक दूसरे को वो गंध से पहचान सकती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपका लोहा होता है, आयरन होता है। मायोग्लोबिन लोहा और ऑक्सीजन युक्त प्रोटीन है जो सभी स्तनधारियों की मांसपेशियों में पाया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन रक्त में, लाल रक्त कणिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या बोला जाता है? डायलिसिस बोला जाता है। जब हमारी किडनी का, देखो किडनी का काम होता है रक्त को क्लीन करना, ठीक है। जब किडनी बैठ जाती है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं किडनी उनकी खराब हो जाती है, काम नहीं कर पाती, फिर उनको डायलिसिस पे करते हैं। बोला जाता है ना, अब डायलिसिस पे है। डायलिसिस क्या हो रहा है? वो मनुष्य के खून की जो शुद्धि है वो डायलिसिस होती है। मनुष्य के शरीर में में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह होता है? आपका इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इंसुलिन एक तरीके से हमारा ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। इंसुलिन की कमी से मनुष्य को मधुमेह होता है। इंसुलिन का प्रमुख कार्य रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना होता है। इसकी कमी से रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? पानी, जीवाणु, विषाणु, फफूंद। तो एड्स वायरस होता है, तो विषाणु है। एड्स एक विषाणुजन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु एचआईवी मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग है। क्षय रोग, मतलब अरे भाई एचआईवी से क्या होता है? एड्स होता है, एचआईवी एड्स, ठीक है। एचआईवी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस द्वारा होने वाला रोग है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूछा जा सकता है। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका? फेफड़ों का। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है, ठीक है। बच्चों में छींकें आती हैं, बार बार खांसता रहता है, तो फेफड़ों में दिक्कत होती है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। यह संक्रमण विषाणु, जीवाणु, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। नेक्स्ट है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि स्त्रियों में दो क्रोमोसोम, लिंग निर्धारण क्रोमोसोम होते हैं, जबकि एक एक्स जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो वो दूसरा समान एक्स क्रोमोसोम उसे संतुलित कर सकता है। इस तरह केवल महिला वाहक का कार्य करती हैं, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है, ठीक है। तो जो वर्णांधता होता है वो केवल मेल में होता है, और जो वीमेन होती हैं, फीमेल कहना चाहिए, फीमेल जो होती हैं वो कैरियर का काम करती हैं। उनमें होता है जीन, लेकिन उनको कभी नहीं होगा, वो मेल में ही उसके इफेक्ट दिखते हैं।
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक ज्वरर दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो WILLOW वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन। गेहूं की खेती के लिए नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का प्रयोग किया जाता है जो यूरिया में मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में Mg मिलता है हमारा, है उसका पीछे निकल गया आंसर। मैग्नीशियम मिलता है हमको, सॉरी, हाँ, क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम मिलता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। क्लोरोफिल पौधे की में उपस्थित हर हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट्स हैं। यह प्रकाश ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया की शुरुआत करता है। पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस कहलाती है। इतना बेसिक सा क्वेश्चन है ये। कीट बच्चे पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? अब देखो, कीट बच्चे पौधे हैं, उनको नाइट्रोजन वगैरह नहीं मिल पाता। जब उनको नाइट्रोजन वगैरह नहीं मिल पाता तो वो जीवों को खा के उनसे नाइट्रोजन अवशोषण कर लेते हैं। कीट बच्चे पौधे ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। वे कीटों का भक्षण करके अपनी नाइट्रोजन आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो पुष्प होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पुष्प सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जीवन का चक्र की दृष्टि से पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। पुष्प में ही परागण द्वारा भ्रूण का विकास होता है जिससे बीज बनता है। बीज के अंकुरण से पुनः पौधा बनता है। क्वेश्चन नंबर 108, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा फिल इन द ब्लैंक्स में मदद करता है। तो इसके एक से ज़्यादा आंसर हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं, इसके सोल्यूशन ही पढ़ लेते हैं। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन पोषण तत्वों को जल के साथ वितरित करने तथा भोजन पोषण तत्वों के भंडारण में मदद करता है। यह पौधे की पत्तियां, फूलों एवं फलों को सहारा देने के साथ पौधे को आकार देने में भी मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? सिकोआ वृक्ष है। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड या सिकोआ, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर है से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया का होता है। एस्पिरिन है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक ड्रग है। एस्पिरिन एंटीपायरेटिक होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो आपका सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। वनस्पति खाद्य में सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% होती है जो अन्य फलियों से ज्यादा होती है। तना काट आमतौर से किसके वर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। तो गन्ने के लिए हमने तना काट सबको पता है, गन्ना है उसके वो काट देते हैं, इसको अलग लगा दो, इसको अलग लगा दो, इसको अलग लगा दो। तो गन्ना का कायिक प्रबंधन डाली, कलम या पेढ़ी द्वारा होता है। लेकिन हर मुड़ी फसल के साथ उपज हर बार घटती है और इसलिए 3-4 वर्ष बाद ताजी डाली कलिका का पुनः करना पड़ता है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। बचपन में पढ़ा होगा वही। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा? रेफ्लेसिया है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? हरगोविंद खुराना जी को दिया गया था क्या? नोबेल पुरस्कार। किसके लिए? जीन के संश्लेषण के लिए। हरगोविंद खुराना को जीन संश्लेषण के लिए 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने अपनी खोज में आनुवंशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका का पता लगाया था। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड। फिर है आर्क्योप्टेरिस क्या होता है? ठीक है, आर्क्योप्टेरिस क्या होता है? ये जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। ठीक है, आर्क्योप्टेरिस जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। डॉल्फिन तो हमारे क्या स्तनीय मैमल्स। डॉल्फिन क्या है? स्तनीय जलीय जंतु है। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती हैं। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें।
6 रोग। टीबी से बहुत ज़्यादा डेथ होती है अभी भी। रात के समय वह यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? क्योंकि रात में जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं पौधे, पेड़ हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। रात के समय पेड़ के नीचे ना सोने की सलाह दी जाती है क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन सी है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी चीनी फ्रक्टोज होती है जो हमको फल वगैरह से मिलती है। शर्करा में सबसे मीठी फिर से आ गया फ्रक्टोज होती है, सबसे मीठी फ्रक्टोज है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, कौन सा है? पीछे का भाग। मानव जीव का अग्र छोर, जैसे ये हमारी जीभ है, अग्र छोर ये मीठे के लिए है, पश्च भाग कड़वे के लिए है, पार्श्व किनारे मतलब पीछे कड़वा के लिए है, खट्टा हमें यहाँ से फील होता है तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। नेक्स्ट है मटर पौधा है, साग। मटर साग कुल का द्विबीजपत्री पौधा है। यह रबी की फसल है। स्वर्णरेखा, अपर्णा, पारस, अंबिका आदि इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है क्या? प्रोटीन। प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, बी इसका आंसर था। फलियों में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इनके पौधे ल्यूमिनोसी ल्यूमिनोसी कुल के अंतर्गत शामिल हैं। इनकी जड़ों की ग्रंथियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। क्या क्या इसके उदाहरण? मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द वगैरह ये सब हमारे क्या हैं? फलियां हैं और इनमें भर भर के प्रोटीन पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए कौन से उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? इसको हमने पहले भी देखा है, TSH इसमें यूज होता है। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है। इससे स्रावित होने वाला हार्मोन शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। यह हार्मोन TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। इसका निर्माण पीयूष ग्रंथि में होता है। जब हमने पीयूष ग्रंथि वाला क्वेश्चन करा था तभी इंफॉर्मेशन वहां पे देखी थी। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से होता है। ग्रोथ नहीं हो पाती बच्चों में। फिर जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हो जाए। जब हम मांस खा जाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। मानव एवं अन्य जीव ये सर्वहारी में आते हैं। मांसाहारी में द्वितीयक गौण उपभोक्ता, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उत्पादक पौधे हो गए हमारे, ठीक। चलिए इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये बायोलॉजी वाला सेक्शन पसंद आया होगा। तो इस तरह से काफ़ी कुछ हमने कवर कर दिया है। एक इकोनॉमी वाला वीडियो और आएगा, हमारी पूरी की पूरी बीपीएससी खत्म हो जाएगी, ठीक है। बिहार स्पेशल आप अपने आप से कर लेना, रीजनिंग वगैरह हम नहीं कराएंगे। थैंक यू।